ऐसे ही एक रोज जब अभिनव की छुट्टी का दिन होता है, तभी चलो ना बेला, आज हम दोनों बाहर घूमने जाते हैं। बहुत दिन हो गए हैं, हम कहीं बाहर गए ही नहीं। लेकिन अभिनव, अरे तुम्हारा वो फेवरेट रेस्टोरेंट है ना, जहाँ देसी चाइनीज मिलता है, वहीं पर जाएंगे हम। वहाँ का एम्बियंस और खाना दोनों भी बहुत अच्छा होता है। नहीं अभिनव, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। पर क्यों बेला, क्या बात है? बस थोड़ी सी थकान है। आज घर पर इतना भी काम नहीं है, इसीलिए सोचा कि थोड़ा आराम ही कर लूं। फिर कभी चलेंगे ना हम। ठीक है बेला, अगर तुम्हें थकान है तो हमें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम घर पर ही आराम करो। इतनी आसानी से समझने के लिए थैंक यू सो मच। और सॉरी भी, तुम्हारी इतनी इच्छा थी कि हम दोनों कहीं बाहर जाए, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें मना किया। अरे कोई बात नहीं बाबा, क्या तुम भी कितनी अजीब बातें करती हो। अच्छा मैं अभी आती हूँ हो। छत पर कपड़े सुखाए थे ना, तो वही लेने जाना है। फिर उसके बाद सो जाऊंगी। ठीक है बेला। बेला ऊपर छत पर जाकर सारे कपड़े निकाल देती है। तभी वहां पर मोहित आ जाता है। ये अब क्या कर रही हो भाभी? ये कोई बंद कमरा नहीं, छत है, तो फालतू में हमें कोई देख लेगा। इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अभी ना जाओ छोड़ कर, ये दिल अभी भरा नहीं। हाय, गुस्से में कितने क्यूट लगते हो तुम, एकदम लाल टमाटर की तरह। मन करता है कि खा जाओ। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या भाभी? आपने भैया से शादी की है, तो आप उनके करीब जाइए ना। मेरे पास बार बार क्यों आ रही हो आप? पहले भी बोल चुकी हूँ, और अब मैं फिर से बोल रही हूँ। जो बात आप में है, वो आपके भैया में नहीं। इसीलिए तो मेरा दिल आप पर इतना फिदा हो रहा है। बस कीजिए भाभी, मैं आपको कैसे समझाऊं? ये सब सही नहीं है। इस दुनिया में सही करके किसी को भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। इसीलिए सोचा कि थोड़ा गलत ही कर लेती हूँ। क्या ही बिगड़ जाएगा। आज भैया आपको साथ में चलने के लिए बोल रहे थे ना। मैं तभी आप दोनों के कमरे के पास से गुजर रहा था, तो तभी आपने उन्हें मना क्यों किया? जाकर भैया के साथ वक्त गुजारिए। वो आपके पति है, और मैं आपका भाई समान देवर हूँ। अरे देवर जी, आप तो बस नाम के लिए देवर हो मेरे। दिल से तो मैं आपको कुछ और ही मानती हूँ। मोहित गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक दोपहर, हे राम, गर्मी की तो कोई सीमा ही नहीं रही। ऐसे में तो इंसान मर ही जाएगा। इतनी भीषण गर्मी हो रही है। बेला बहू, मुझे जल्दी से ठंडा ठंडा शरबत दे दे, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगी। धीरज रखिए माँ जी, अभी ला रही हूँ। मैंने आपके लिए बनाकर ही रखा है फ्रिज में। फिर बेला स्वर्णा को शरबत देती है। और तभी, अरे बेला बहू, ये खुशबू तो मोहित के परफ्यूम की है ना? तो ये तेरे बदन से क्यों आ रही है? तूने मोहित का परफ्यूम लगाया है क्या? पर वो तो अपना परफ्यूम अपनी अलमारी में ही रखता है। अरे बाप रे! देवर जी का एहसास पाने के लिए मैंने उनका परफ्यूम अपने बदन पर छिड़क दिया था। लेकिन मैं ये बात भूल ही गई कि घर में माझी भी तो हैं। बाकी लोग तो शाम में आएंगे, पर ये बुढ़िया दिन भर मेरे सर पर ही बैठी रहती है। अरे पागल हो गई है क्या तू? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, और तू है कि अपनी ही धुनकी में खोई हुई है। तो ये परफ्यूम देवर जी का है क्या? हाँ बहू, ये मोहित का ही परफ्यूम है। मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। माफ करना हाँ, मुझे लगा कि वो अभिनव का परफ्यूम है, इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे लगा लिया। अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभार गलती हो जाती है। लेकिन वो तो ये परफ्यूम अपनी अलमारी में ही रखता है, तो फिर ये तेरे कमरे में कैसे आया? हो सकता है कि देवर जी ने ये परफ्यूम अभिनव को दे दिया हो, इसी के चलते वो हमारे कमरे में आया होगा। हाँ, यही हुआ होगा फिर। ऐसे ही एक दिन, ओ मेरे हीरो देवर, क्या अभी यूं मुंह फेर कर कब तक रहोगे मुझसे? आपको पता है, जब से आप मुझसे खफा हो, तब से मेरा दिल उदास है। चलो,
अब आ जाओ मेरे पास और मिटा दो मेरी ये उदासी। आपका अभी कुछ ज्यादा ही हो रहा है भाभी। आप मुझे वो सब करने के लिए मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने अपने आप को अब तक बहुत कंट्रोल करके रखा है और आपने मेरा गुस्सा अभी तक नहीं देखा है। तो दिखाओ ना, मुझे तो आपका गुस्सा भी प्यारा है। गुस्से में तो आप बहुत ही ज्यादा हॉट लगते हो। ये आपका राउडी लुक, हाय, कितना कातिलाना है। छी, लानत है आप पर भाभी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी गिर जाओगी। अरे प्यार में गिरना भी कोई गलत बात होती है क्या? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बस ये दिखा रहे हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच बात तो ये है कि तुम्हें असल में बहुत फर्क पड़ता है और तुम इस बात से डरते हो कि कहीं तुम्हारी और तुम्हारी उस चुड़ैल गर्लफ्रेंड का सच मैं घर वालों के सामने ना बता दूं। मुझे कोई डर नहीं है भाभी। मैंने प्यार किया है। आपकी तरह खटिया नहीं हूं मैं, जो रिश्ते और मान मर्यादा भूलकर कहीं भी किसी के साथ भी शुरू हो जाओ। और मुझे अपने घर वालों पर पूरा भरोसा है, तो वो मेरी बात जरूर समझेंगे। तो आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मुझे वाकई में किसी का भी कोई खौफ नहीं है। ये आदमी किस मिट्टी का बना है? इससे अच्छा तो इसका भाई है। इतना ठीक तो नहीं है वो, पर जो भी हो, मैं तो इसी के पीछे रहूंगी। ब्लैकमेल करके ये मेरे करीब नहीं आ पाए तो क्या हुआ? मेरे पास और भी पैंतरे हैं जिससे मैं इसे अपने करीब ला सकती हूँ। ऐसे ही एक सुबह जब अभिनव मोहित की शर्ट पहनकर कमरे में सो रहा होता है, तभी वहां पर बेला आ जाती है। क्या बात है, आप यहाँ पर सो रहे हो? भला आज यहाँ पर कैसे आना हुआ? क्या? अरे नहीं, ये तो तुम हो। हाँ, मैं हूँ। पर तुम मेरे साथ ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा ये रूप तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो फिर अचानक से क्या हो गया तुम्हें? बाप रे, आज तुम्हें बाल बाल बच गई। अगर और कुछ ज्यादा बोल देती तो अभिनव को सब पता चल जाता। और मुझे तो सच में यही लगा कि ये मोहित सो रहा है, इसने उसकी शर्ट जो पहनी है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ बेला, और तुम हो कि अपने ही ख्यालों में खोई हुई हो। अरे वो तो मैं वो, लगता है तुम्हारी थकान अभी भी ठीक से गई नहीं है। तुम्हें और ज्यादा आराम करने की जरूरत है। इस तरह से बेला फिर एक बार पाल पाल बच जाती है। ऐसे ही एक रात वो 1 बजे चाय बनाकर पढ़ाई कर रहे मोहित के पास जाती है। और तभी, आप यहाँ पर? एक सेकंड के लिए तो मैं डर ही गया। पर क्या है ये सब? ये सब क्या है मतलब? दिख नहीं रहा क्या आपको? मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अब आप इतनी मेहनत से पढ़ाई जो कर रहे हो। इतना बोलकर बेला फिर से मोहित के नजदीक जाने की कोशिश करती है और मोहित पीछे पीछे जाने लगता है कि तभी वहां पर अभिनव आ जाता है। क्या चल रहा है ये सब? अरे भैया, वो देखो ना अभिनव, आपके भाई जबरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश कर रहे थे। क्या? हाँ, पहले तो मुझसे ये कहा कि मुझे चाय बनाकर दे दो, मैं पढ़ रहा हूँ। और फिर जब मैं यहाँ पर चाय बनाकर लेकर आई तो ये जबरदस्ती मेरे करीब आने लगे। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मोहित? अरे नहीं भैया, जैसा भाभी आपको बता रही है वैसा कुछ भी नहीं है। असल में इतने दिनों से ये खुद ही मेरे पीछे पड़ी है और ये खुद ही मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। बाप रे, ऐसा करना तो दूर की बात है। मैं तो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। आप तो जानते ही हो ना अभिनव कि देवर जी सबके सामने मेरे साथ किस तरह से फ्लर्ट करते हैं। ना जाने क्यों, लेकिन पहले दिन से ही मुझे इनसे डर लगता है कि कहीं ये अकेले में मेरे साथ कुछ गलत ना कर दे। और आज देखो, जिसका डर था वही हो रहा था। ये तुमने सही नहीं किया मोहित। गुस्से में अभिनव मोहित को खूब मारता है, जिसकी आवाज से स्वर्णा और उपेंद्र भी वहां पर आ जाते हैं और वो भी ये सब जानकर हैरान रह जाते हैं। बेशरम, तुझे मैंने पहले ही कहा था ना कि अपनी भाभी से दूर रहना,
लेकिन तू नालायक, अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आएगा। मेरा विश्वास कीजिए पापा, ये औरत आप सबको झूठ बोल रही है। असल में मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। उल्टा यहाँ पर तो मेरे साथ गलत हुआ है। अरे चुप हो जा, निर्लज कहीं का। और अभी की अभी अपनी भाभी से हाथ जोड़कर माफी मांग। ना ही सिर्फ हाथ जोड़कर, बल्कि घुटनों में गिरकर माफी मांगेगा ये। सॉरी भैया, आपको जो सोचना है सोचिए, लेकिन मुझे पता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और जहां पर मेरी कोई गलती नहीं है, वहां पर मैं हरगिज माफी नहीं मांगूंगा। फिर इस हादसे के बाद से सभी घर वाले मोहित से बातचीत करना बंद कर देते हैं, जिस कारण अब वो बहुत उदास रहने लगता है। बोला था ना मैंने कि मुझे आजमाने की कोशिश बिल्कुल मत करना, पर आपने ही मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर दिया। पर अब भी समय हाथ से गया नहीं है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। जैसा मैं कहूंगी वैसा करो। फिर देखो, जो रायता मैंने फैलाया है, मैं उसे कैसे समेटती हूँ। सभी लोग जो तुमसे अब नाराज हैं, वो फिर से तुम्हारे साथ प्यार से बात करने लगेंगे। बस तुम अपनी भाभी को प्यार भरी नजर से देख लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। जो बर्बादी होनी थी वो तो हो चुकी है, और आज आपके कारण मेरा परिवार मेरा दुश्मन बन चुका है। तो इससे ज्यादा और क्या ही बर्बाद हो सकता हूं मैं। पर एक बात मत भूलना, कर्मों का फल सबको मिलता है, और अच्छे कर्मों के बदले में अच्छा ही होता है, और बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। जितने ताने मारने ही मार लो बेटा, लेकिन मैं भी बेला हूं। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। तो अब देखना, ऐसी जगह पर तीर मारूंगी कि निशाना तो लगकर ही रहेगा। फिर बेला मोहित की गर्लफ्रेंड को भड़काने जाती है, और उन दोनों की रिश्ते में फूट डालने की वो पूरी कोशिश करती है। क्या? हाँ, वो एक नंबर का घटिया आदमी है। तुम्हारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और ही है। जैसे ही वो मुझे अकेला देखता है, बस मेरे करीब आने की वो कोशिश करने लगता है। मैं तो उसकी उन फालतू हरकतों से थक गई हूँ। पर अब तुम मिल गई हो ना, इसलिए मैं तुम्हें सब बता रही हूँ, ताकि बाद में सब जानने के बाद तुम्हारा दिल ना टूटे और अभी तुम्हें सारी सच्चाई पता चले। ये सब मोहित ने सही नहीं किया। फिर बाद में आपने मेरी गर्लफ्रेंड को भड़काकर बहुत गलत किया है भाभी। देखो देवर जी, मैं सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। बस तुम्हें मेरे पास आना होगा। शर्त बहुत ही आसान है, लेकिन तुम तो बस अपने लिए मुश्किलें बढ़ाना चाहते हो। अगर ऐसा है तो ठीक है। अब जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगा। बस मेरी गर्लफ्रेंड को जाकर समझा दो फिर से, और हमारे बीच में चल रहे इस तनाव को दूर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी मुझे खुश करना होगा। आज शाम को 4 बजे सभी बाहर जाने वाले हैं, और उसके बाद तो घर पर सिर्फ तुम और मैं ही रहेंगे। और तभी तुम मेरे पास आओगे, और फिर उसके बाद हम ढेर सारा रोमांस करेंगे। ठीक है भाभी, जैसा आप कहो। ठीक 4 बजे सब चले जाते हैं, और तभी मोहित बेला से मिलने चला जाता है। और तभी मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। बेचारा मेरा देवर, सबको लगता है कि तुम मेरे पीछे पड़े हो, पर ये बात कोई नहीं जानता कि मेरी इस संस्कारी शक्ल के पीछे कितनी नालायक औरत छुपी हुई है। अब आओ, जल्दी से मेरे पास चले आओ। तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच में सब कुछ ठीक कर दूं? नहीं भाभी, अब कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगी, क्योंकि अब आपका पर्दाफाश हो चुका है, वो भी लाइव। आ जाइए आप लोग। तभी वहां पर अभिनव, स्वर्णा और उपेंद्र आते हैं, और उन्हें वहां पर देखकर बेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप तीनों यहाँ पर? हमें मोहित ने पहले ही कहा था कि हम यहीं पर छुप कर रुक जाएं, ताकि तुम्हारी हरकतें हम अपनी आंखों से देख सके, और ये जान सके कि तुम दोनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा है। पर तुम तो एकदम बेशर्म निकली। अरे अपने ही देवर के साथ ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? और हम अपने बेचारे बेटे पर इतना शक करते रहे।
सत्यानाश हो इस लड़की का। इतनी नालायक औरत है ये। अरे ये बहू भाभी या बीवी तो क्या, इंसान कहने के भी लायक नहीं है। स्वर्णा बेला को एक जोरदार थप्पड़ लगाती है। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, खास करके तुम अभिनव। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो ना। अब तुम्हारी इस घर में और मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि मुझसे कुछ गलत हो जाए, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। इस तरह से कई बार मिन्नतें करने के बाद भी कोई भी बेला को माफ नहीं करता और वो लोग उसे घर से निकाल देते हैं, जिसके बाद वो लोग खुशी से रहने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बेला जीवन भर अपने किए पर बहुत पछताती रहती है। अमृता की हाल ही में आकाश के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में चैताली, ससुर इंद्रेश और ननन डॉली रहती है। यार अमृता, ओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पता नहीं इस ठंड में भी कोई काम पे कैसे जा सकता है। क्या तुम भी आकाश, तुम्हारे पिताश्री का काम नहीं है जो तुम जब मन चाहे तब जाओ। अब जल्दी से उठो और तैयार हो जाओ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। क्योंकि अपनी इमेज और अपना परफॉर्मेंस तुम खराब कर रहे हो और ये प्रमोशन का टाइम है, इसलिए बॉस की नजर में अच्छे बनकर रहो। अरे यार, उबासियां मत दो आकाश, और चलो आलस छोड़कर जल्दी से उठ जाओ। थोड़ी तो फुर्ती दिखाओ। तुम पर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, औरतों को दाद देनी चाहिए। अरे दिन रात नॉनस्टॉप काम करने के बाद भी वो सुबह सुबह बिना आलस किए जल्दी से उठ जाती है और वही रूटीन फिर से रिपीट करती है। और दूसरी तरफ तुम आदमी लोग हो, अब क्या ही बोलो मैं तुम्हें। अच्छा बाबा ठीक है, बस 5 मिनट और सोने दो ना, फिर उसके बाद मैं खुद ब खुद उठ जाऊंगा। अलार्म भी सेट करके रखा है मैंने। फिर 5 मिनट के बाद नहा धोकर मैं हॉल में आ जाऊंगा। डोंट वरी, मैं पक्का उठ जाऊंगा 5 मिनट में। देखो आकाश, तुम अब कोई बच्चे नहीं रहे। फटाफट उठो और ब्रेकफास्ट के लिए बाहर आ जाओ। तब तक मैं बाकी घर वालों को भी ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। अच्छा बाबा ठीक है। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है। देखते ही देखते 5 मिनट से आधा घंटा पूरा हो जाता है, लेकिन सबका नाश्ता होने के बावजूद भी आकाश कमरे से बाहर निकलता ही नहीं। अरे, ये आकाश कहाँ रह गया? उसे आज ऑफिस नहीं जाना क्या? वो तैयार ही हो रहा होगा माँ जी, मैं अभी देख कर आती हूँ। फिर जब अमृता कमरे में जाती है, तब भी आकाश खराटे मारते हुए सोया पड़ा होता है। ये क्या आकाश, तुम अभी तक घोड़े बेचकर सो रहे हो? जल्दी से उठो। अरे यार, ऐसे कौन चिल्लाता है बाबा? डरा दिया ना तुमने मुझे। अच्छे खासे अमीर होने के मैं सपने देख रहा था। अरे बेवकूफ आदमी, अमीर तो तुम तब होगे ना जब इस बिस्तर से उठकर काम पे जाओगे और तुम्हें ऑफिस के लिए लेट होते जा रहा है, और तुम हो कि यहाँ बिस्तर में ही नींद ले रहे हो। जल्दी से उठो, वरना मैं अभी तुम पर बर्फीला ठंडा पानी डाल दूंगी। अरे पगला गई हो क्या तुम? हाँ, तुम जैसे पागल पति के साथ रहकर मैं भी पगलेट ही बनती जा रही हूँ। कितनी आलसी हो तुम। देखो अमृता, मैंने ऑफिस में मैसेज भेज दिया है कि हेल्थ इश्यू के चलते मैं आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा और अनप्लान्ड का पैसा नहीं कटेगा, तो डोंट वरी। आर यू मैड आकाश? अरे तुम्हारे वहां ना जाने के कारण ऑफिस वालों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी, और इस बात का तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? मैन पावर कम होने के कारण बिजनेस पर बुरा परिणाम हो सकता है, लेकिन मैंने उनका बिजनेस चलाने का कोई ठेका लेके नहीं रखा है। और आज तो मेरा सच में वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। आज तो बस इस ठंड में मुझे ब्लैंकेट के अंदर रहकर सोते रहना है। और तुम भी अपनी ये चिक बंद करो। मैं 12 बजे उठ जाऊंगा। तब तक मेरे लिए नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाओ। अमृता को आकाश का ये बर्ताव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऐसे ही वो अब सास चेताली की आलसी हरकतों से भी परेशान होने लगती है। हे भगवान, माँ जी तो कुछ देर पहले यहीं पर बैठी थी और यहाँ बैठकर फूल मालाएं बना रही थी,
लेकिन धागा, पत्ते, फूलों की पंखुड़ियां, सब कुछ वैसा का वैसा ही बिखरा पड़ा है। कल रात भी उन्होंने हलवा खाया था और उसकी थाली डाइनिंग टेबल पर ही रख दी, जिस कारण उसे चींटियां लग गई थी। ये माची भी ना छोटे बच्चों की तरह बर्ताव करती रहती है। अरे क्या हुआ बेटा, तूने मुझसे कुछ कहा क्या? नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। मैं तो बस आपका फैलाया हुआ कचरा साफ करनी चाह रही थी। अच्छा, मैं तो यहाँ पर झाड़ू लगाना भूल ही गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लेती हूँ। आप जाकर आराम कीजिए। फिर एक सुबह, अरे डॉली, तुम इतना क्यों खुजा रही हो? और इतना ही है तो नहा लो ना। 2 दिन हो गए हैं, लेकिन तुम नहाई ही नहीं हो, और वैसे ही बगैर नहाए कॉलेज जा रही हो। क्या भाभी आप भी, अब इस कड़ाके की ठंड में नहाना भी किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं नहाऊंगी। उल्टा मुझे तो कॉलेज जाने में भी बहुत परेशानी हो रही है, और अगले हफ्ते से एग्जाम है, इसलिए जाना पड़ रहा है। वरना मैं तो छुट्टी ही मार लेती। हे भगवान, तुम और तुम्हारा वो भाई, दोनों के दोनों एक ही हो, एकदम आलसी। अब क्या करे भाभी, क्या करे मतलब? अरे ना नहाने से तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। दिन भर के सारे जर्म्स तुम्हारे बदन पर वैसे ही रह जाते हैं। और हम गांव में थोड़ी ना रहते हैं। हमारे पास तो गीजर है, तो जितना चाहे उतना गर्म पानी हम ले सकते हैं। इसलिए खुद को साफ रखो। नहीं भाभी, मुझसे इतना काम नहीं हो पाएगा। आई एम रियली सॉरी, पर आप मुझे नाश्ता दे दो, बहुत भूख लगी है। लेकिन उससे पहले ब्रश तो कर लो ना। हाँ, कर लिया है मैंने। झूठ मत बोलो डॉली। नहीं भाभी, सच कह रही हूँ मैं। मैंने वाकई में ब्रश किया है, तो बिना ब्रश किए मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? अच्छा ठीक है। 1 नंबर की झूठी और गंदी है ये लड़की। मुंह से इतनी गंदी बास आ रही है, और उससे साफ साफ पता चल रहा है कि बिस्तर से मुंह उठाकर सीधा यहाँ पर चली आई है। पता नहीं कैसा आलसी ससुराल मिला है मुझे। सबके सब गंदे और पागल हैं। अपने इन आलसी ससुराल वालों से अब धीरे धीरे अमृता परेशान होने लगती है। जहाँ पर वो सारा काम निपटा कर बैठ जाती है, तो कोई दूसरा उसका काम बढ़ा देता है। हे भगवान, गांव में शादी के लिए जो सामान तोहफे के तौर पर भेजना था, वो तो हमने भेजा ही नहीं। तो आखिरी समय पर क्या करें हम? मैंने तो आपको कई बार याद दिलाया कि आप उन्हें कुरियर कर दो, लेकिन आप तो बस अपनी धुनकी में ही रहते हो, और आपको तो कुछ याद भी नहीं रहता। और अब भेजकर कोई फायदा नहीं। कल उनकी शादी है, और रातों रात तो सामान वहां पहुंचने से रहा। हाँ पापा जी, मैंने भी आपको कई बार याद दिलाया था, लेकिन आपने ही काफी आलस किया। आपको जाना चाहिए था। अब हमारी तरफ से कोई तोहफा ना जाने के कारण पता नहीं उन रिश्तेदारों को कितना बुरा लगेगा। कोई बोलकर तो नहीं दिखाएगा, लेकिन मन ही मन सबकी उम्मीदें तो रहती ही है ना। हाँ, अमृता बिल्कुल सही कह रही है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जो हुआ सो हो गया। अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। फिर एक रोज, माँ जी, नीचे के सारे कमरों की सफाई हो गई है, अब बस आपके कमरे की सफाई ही करना बाकी है। तो आप जाकर हॉल में आराम कीजिए, तब तक मैं आपका कमरा साफ कर देती हूँ। अब नया साल आने वाला है, और इसीलिए सफाई करना बहुत जरूरी है। हाँ बेटा, तो सही बोल रही है। पर बेटा, अभी अभी तो मैंने कमर को आराम दिया है, इसीलिए तू मुझे यहीं पर रहने दे। और तू जाकर ऊपर के कमरे की सफाई निपटा ले। तब तक मैं थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। चैताली के कहने के अनुसार अमृता ऊपरी मंजिल के सारे कमरों की सफाई कर देती है, और फिर वो वापस नीचे आ जाती है। पर ये क्या, आप तो अब भी सो रही हो माँ जी। ऊपर के तीनों कमरे की सफाई मैंने कर भी दी। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तो एक काम कर बेटा, छत और आंगन रह गया है ना, तो वो दोनों भी थोड़ा साफ कर दे। पर मैंने तो 2 दिन पहले ही छत की सफाई की थी, और आंगन में तो मैं रोज ही झाड़ू लगाती हूँ।
इसलिए वो हमेशा साफ रहता है। फिर भी बेटा, एक हाथ और मार ले, तब तक मैं थोड़ा और आराम कर लेती हूँ। और जाते जाते जरा हीटर भी ऑन करती जाना। इतनी दोपहर हो गई है, लेकिन ये ठंड है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। ठीक है माँ जी, अभी कर देती हूँ। फिर अमृता छत और आंगन की सफाई करने जाती है। मोटी भैंस कहीं के, जब देखो तो बिस्तर पर फैली हुई रहती है और इसने मुझे काम पर लगाया है। इतने महाआलसी लोग मैंने अपनी जिंदगी में कभी देखे ही नहीं थे। अगर अभी इस काम के बाद ये बुढ़िया नहीं उठी तो मैं तो उसका कमरा साफ ही नहीं करूंगी, फिर चाहे जो हो जाए। इन सब ने तो मुझे पागल करके रखा है। पता नहीं कब सुधरेंगे ये लोग। अमृता की छत और आंगन की सफाई होने के बाद चैताली अपने कमरे से उठ जाती है, जिसके बाद वह वहां की सफाई भी पूरी करती है। ऐसे ही एक दिन जब डॉली की एग्जाम होती है, तभी, रे डॉली बेटा, तेरी तो फाइनल एग्जाम चल रही है ना, और उसके बावजूद भी तू कब से फोन में लगी पड़ी है। किताब तेरे सामने है और तू है कि फोन हाथ में लेकर बैठी है। भला पढ़ने का यह कौन सा तरीका है? ये तो डिजिटल का जमाना है पापा, और मैं ऑनलाइन नोट्स देखकर ही पढ़ रही हूँ। सो चिल। झूठ मत बोलो डॉली, मैं सब देख रही हूँ। तुम म्यूट करके रील स्क्रॉल कर रही हो। सुबह 9 बजे से किताब हाथ में लेकर घर में 10 जगह घूम चुकी हो तुम, लेकिन अभी तक तुमने एक चैप्टर तक खत्म नहीं किया है। अरे इतना आलस क्यों करती हो तुम? पर भाभी, आपसे किसने कहा कि मैंने कोई पढ़ाई नहीं की? और मैं झूठ नहीं बोल रही। आप हमेशा मुझे झूठी क्यों कहती रहती हो? अगर आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मत करो, लेकिन मुझ पर ऐसे घटिया इल्जाम मत लगाया करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं कितनी सच्ची हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, और ये बात मुझे आपको साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पर कमाल है, मैं तो इसे बस समझा रही थी और यही चाहती हूँ कि ये लड़की आलस करना छोड़कर बस अपनी पढ़ाई पर थोड़ा और ज्यादा ध्यान दे। लेकिन भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं रहा। फिर अगले दिन, ये सब क्या है आकाश? तुम्हें तो मैंने कल ही कहा था ना कि मैं बाहर जा रही हूँ, तो तुम अपनी अलमारी साफ करके रख देना। लेकिन तुमने अपनी अलमारी साफ ही नहीं की है, और अगर मैं तुम्हें कुछ कहूंगी तब वापस तुम्हें दिक्कत होगी और कहते बैठोगे कि मैं सामान इधर उधर रख देती हूँ। सॉरी बाबा, पर आज शाम को मैं पक्का साफ कर दूंगा, तुम्हारी कसम। फालतू में मुझे मत मारो, मुझे और भी जीना है। तुमसे तो मैं कोई उम्मीद ही नहीं रख सकती, इसलिए सब मुझे ही साफ करना होगा। फिर बाद में मैं तुम्हें बता दूंगी कि कौन सी चीज तुम्हारी कहाँ पर रखी है, ताकि तुम बार बार पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब ना कर सको। अरे लेकिन 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 मत करो अब। तुम्हें मैंने कल समय दिया था, लेकिन तुम्हें तो कल मैच देखना ज्यादा जरूरी लगा, और ये अलमारी साफ करना तो तुम्हें याद भी नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है जान। अरे ऐसी ही बात है। आलस करने में तो तुमने और तुम्हारे परिवार वालों ने पीएचडी करके रखी है। फिर अमृता देखती है कि डॉली एग्जाम के लिए चिट्स बना रही है। ये सब क्या चल रहा है डॉली? अरे चिट्स बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? भाभी आप, प्लीज भाभी, ये बात आप किसी को भी मत बताना। वो वो मेरी पढ़ाई हो ही नहीं पाई। कल दिन भर मैंने बहुत आलस किया। मैं सोचा कि रात में 2 बजे तक पढ़ती बैठूंगी, लेकिन मैं तो कल 11 बजे ही सो गई, और उस चक्कर में सारी पढ़ाई रह गई। और इसीलिए मैं अब लास्ट मिनट पर पास होने के लिए ये चिट्स बना रही हूँ। आई नो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी भाभी, ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। नहीं डॉली, ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करूंगी, और मैं तुम्हारा इस गलत काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दूंगी। क्या? हाँ डॉली, बिल्कुल सही सुना तुमने, पर यह सरासर गलत है। लाओ, ये चिट्स मुझे दो, वरना मैं अभी के अभी माँ जी और पापा जी को आवाज लगाऊंगी और उन्हें तुम्हारे इस करतूत के बारे में सब बता दूंगी। प्लीज भाभी, ऐसा मत करो ना। अगर चिट्स नहीं बनाई तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो फिर हो जाओ फेल,
और दोबारा एग्जाम दो। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। एक तो तुमने गलती की है। तुम्हारे पास पूरे सैटरडे और संडे का टाइम था, और सैटरडे को तुमने किताब छूना तो दूर की बात है, किताब की तरफ देखा तक नहीं। और कल यानी संडे के दिन तुमने पूरा दिन टाइम पास किया, कभी सोकर तो कभी रील्स देख देख कर। और रात के समय भी तुम वापस सो गई। और तुम्हारे इस आलस के कारण अब इस मुसीबत का सामना तुम्हें ही करना पड़ेगा। ये भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई हूँ। मुझे चाहे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितना कोसना है कोस लो, लेकिन आज तुम्हें चिट्स लेकर मैं जाने ही नहीं दूंगी। तुम्हारे क्लासरूम तक चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, और प्रोफेसर से भी कह दूंगी कि वो खास तौर पर तुम पर ध्यान दे। क्या? अब इसी तरह इन आलसी ससुराल वालों को लाइन पर लाना होगा। मीठी मीठी बातों से मैंने इन्हें बहुत समझा दिया। इन सब के इतने नाटक भी सहन किए मैंने, लेकिन अब एक्शन की बारी है, और मैं सबको लाइन पर लाकर ही रहूंगी। डॉली एग्जाम में सब कुछ गलत लिख कर आती है, जिसके चलते वो फेल हो जाती है। ये लो डॉली, तुम्हारे लिए कपकेक्स। वाह भाभी, ये तो मेरी फेवरेट कपकेक है, लेकिन मैंने तो अच्छा कुछ किया भी नहीं है। उल्टा मैं तो फेल होकर आई हूँ, और आप हो कि उसके बावजूद भी मुझे ये दे रही हो। हाँ डॉली, क्योंकि तुम भले ही फेल हुई हो, लेकिन उस दिन मेरी बात मान ली, और आज तुम पढ़ रही हो। पढ़ाई में आलस बिल्कुल भी नहीं कर रही, और तुम्हें अपनी गलती की सीख मिल चुकी है, और उसके चलते तुम अपने आप में सुधार भी ला रही हो। और ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है, और इसीलिए ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। थैंक यू सो मच भाभी। आई नो कि मैंने गलती की थी, लेकिन मुझे उस सब से वाकई में अच्छा लेसन सीखने मिला है कि अगर मैं बस आलस ही करती रही तो एंड में जाकर हार ही जाऊंगी। समय किसी का नहीं होता, वो आता है और चला जाता है, लेकिन उसका सही उपयोग करके आगे बढ़ने वाला ही लाइफ में कुछ हासिल कर पाता है। हाँ डॉली, बिल्कुल सही कहा तुमने। और भाभी, अब से मैं भी वैसे ही जीऊंगी, इसीलिए आप आगे से मेरी टेंशन मत लेना। भगवान करे कि इसमें जो सुधार आया है ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहे, ना कि बस कुछ ही दिनों के लिए हो, और बाद में जाकर ये फिर से बिगड़ जाए। फिर एक रोज अमृता देखती है कि इंद्र चुपके से क्रीम रोल्स खा रहे हैं। ये क्या है पापा जी, आप चुपके से क्रीम रोल्स खाते हो, और इसीलिए आप कभी भी मुझे इस जगह की सफाई करने नहीं देते, क्योंकि अगर मैंने यहाँ की सफाई कर दी तो मैं आपके सारे छुपाए हुए क्रीम रोल्स देख लूंगी। लेकिन अब मैंने फोटो ले ली है, और अब देखना आप कि ये चक्कर में माची को दिखाऊंगी और आपका पर्दाफाश करूंगी। अरे नहीं बहू, ऐसा बिल्कुल मत करना, प्लीज बेटा। चैताली को कुछ भी मत बताना, वरना वो मेरी जान खा जाएगी। तो फिर आप ये सब क्यों कर रहे हो पापा जी? ये सब खाने के लिए डॉक्टर ने आपको सख्त मना किया है। आप दिन रात बस घर पर ही रहते हो, आलस करते हो। डॉक्टर ने कहा है कि अपने पैरों को हल्का किया करो, चला फिरा करो, लेकिन नहीं, आप तो बस एक जगह पर बैठकर खाते पीते रहते हो, और इस चक्कर में आपका मोटापा भी कितना बढ़ रहा है, और आपकी सेहत अच्छी होने की जगह पर और बिगड़ती जा रही है। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है पापा जी। एटलीस्ट मुझसे तो कुछ भी मत छुपाइए आप, मैं सब जानती हूँ। हम सब आपके आसपास हैं, आपकी देखरेख के लिए, लेकिन खुद का ध्यान खुद को भी रखना ही चाहिए ना। अगर आप ऐसे ही बर्ताव करते रहे तो कैसे चलेगा पापा जी? पिछली बार भी आपके आलस के चलते आपने सही समय पर कुरियर नहीं पहुंचाया था, जिस कारण माची और आपकी कितनी बदनामी हुई होगी खानदान में। लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि कुरियर सही समय पर नहीं पहुंचा। वो तो यही कहेंगे कि आप दोनों ने जानबूझकर कुछ भी नहीं भेजा। हाँ बेटा, शायद तू सही कह रही है। और पापा जी, अब से मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन अब से आपको बाहर जाना ही होगा। रोज सुबह आप जल्दी उठोगे और वॉक करने जाओगे, और शाम में भी मेरे साथ मार्केट चलोगे। घर के छोटे मोटे काम भी करोगे, इससे आपके शरीर में मूवमेंट भी रहेगी,
और आपका ये आलस भी चला जाएगा। लेकिन बेटा, ये लेकिन वेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनना पापा जी। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं आपका ये फोटो माँ जी को जाकर दिखाऊंगी। फिर लड़ते बैठना आप उनके साथ। हे भगवान। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन उसे कुछ भी मत दिखाना। ये हुई ना बात। और आपको अगर क्रीम रोल खाना है तो खाइए, लेकिन इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं। और आपको अब से छुप छुप कर क्रीम रोल खाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको लाकर दिया करूंगी। जब जब आप ज्यादा काम करोगे या फिर अच्छा वॉक करके आओगे, तब तब मैं आपको क्रीम रोल पक्का दूंगी। ठीक है बहू। इस तरह अब अमृता इंद्रेश को भी लाइन पर लाने में थोड़ी सी ही सही, मगर कामयाब तो वो हो ही जाती है। लेकिन अब बारी आती है चैताली की, जो कि अपनी आदत से बुरी तरह मजबूर होती है। हे भगवान, इस बुढ़िया ने तो दुखी करके रखा ही मुझे। जहां भी बैठती है सारा सामान बिखेर कर जाती है। ये तो इतने बुढ़ापे में भी मेरा कितना काम पड़ा रही है। पता नहीं इसने अपनी घर गृहस्थी कैसे संभाली होगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता इसका। अरे ओ महारानी, अकेले अकेले में ही क्या बड़बड़ा रही है? दौरा वोरा पड़ गया है क्या तुझे? अभी तक तो पड़ा नहीं है, लेकिन अगर आपकी हरकतें ऐसी ही रही तो जल्द ही पड़ जाएंगे मुझे दौरे। क्या? ये तो क्या बकवास कर रही है? देखिए माँ जी, अब तक तो मैं चुप थी, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। अरे जब देखो तब आप गंदगी फैलाती रहती हो। सुबह सुबह जब आप यहाँ पर टीवी देखने बैठ जाती हो, तब रिमोट कहीं घुमा देती हूँ। सोफे के सारे तकिए भी इधर उधर पड़े होते हैं और जाते वक्त टीवी का बटन ऑन रखकर चली जाती हूँ। ये वेफर्स के पैकेट्स, ये भी खाली करके छोड़ दिए थे आपने। और तो और आपने सोफे पर थोड़ी सी चाय भी गिराती थी। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी मेहनत करके खुद का ही फैलाया हुआ रायता समेट लो। लेकिन क्यों करोगे आप? बहू बेटी है ना सब कुछ करने के लिए। अरे बहू नहीं, नौकरानी बनाकर रखा है आपने मुझे, सुबह से लेकर रात तक। बस आप सबके फैलाए हुए रायते ही समेटती रहती हूँ मैं। ए लड़की, आज कुछ ज्यादा ही बोल रही है तू। एक बहू होने के नाते तेरी ये जिम्मेदारी है, इसलिए तुझे ये सारे काम करने ही पड़ेंगे। बहू हूँ माँ जी, कोई काम वाली बाई नहीं जो बस हर वक्त काम पे काम ही करती रहूं। अरे मैं आप सबका मान रखती हूँ, इसलिए अब तक चुप रही। लेकिन आप लोग तो मेरे चुप रहकर सारा काम करने का फायदा उठा रहे हो। लेकिन अब से ये नहीं चलेगा माँ जी। आज तो मैं आपका सारा रहता समेट रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर मैंने ऐसा कुछ भी देखा तो मैं जरा सा भी साफ नहीं करने वाली। और उस टाइम पर मैं आपको बुलाऊंगी और आपको खुद को ही अपना काम करना होगा। ये तो क्या बकवास कर रही है? तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? आखिर खुद को तूने क्या समझ के रखा है? मैं खुद को इस घर की बहू ही समझती हूँ और उसी के दायरे में रहकर अपनी जिम्मेदारियां भी निभाऊंगी मैं। और इसीलिए कह रही हूँ कि अब बस हो गया माँ जी, सुधर जाइए। इतना कहकर अमृता वहां से चली जाती है और चैताली उसे बस देखती ही रह जाती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चैताली अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो गंदगी फैलाती ही रहती है, जिस कारण अमृता को बहुत गुस्सा आता है। ये बुढ़िया फालतू में ही मेरे साथ पंगे ले रही है। लगता है ये मुझे हल्के में ले रही है। लेकिन अब इसे बताना होगा कि जब बात सही और गलत की हो तो मैं भी एकदम टेढ़ी दिमाग की हूँ। फिर रात के समय अमृता सबके हिस्से का खाना बनाती है, लेकिन वो चैताली के लिए खाना बनाती ही नहीं। अब ये भला क्या बात हुई? अरे ओ पागल लड़की, तूने मेरे हिस्से की रोटियां क्यों नहीं बनाई? और बनाओ भी क्यों मैं? आपने अपने हिस्से का काम किया है क्या? दिन भर तो आप सोती रही, गंदगी फैलाती रही और उसके बाद आराम करती रही। और आप मुझसे ये उम्मीद रखती हो कि मैं आपका सारा काम करूं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था माँ जी कि मैं आइंदा से आपकी गंद साफ नहीं करने वाली, लेकिन आपने मेरी बातों को हल्के में ले लिया। देख रहे हो इस नालायक को? अब ये कल की आई लड़की खाने पीने पर भड़ास निकाल रही है। अमृता,
अब जाने भी दो ना यार। नहीं आकाश, मैं ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। और ये बात सिर्फ माची के लिए ही नहीं लागू होती, बल्कि इस घर में रह रहे सभी लोगों को लागू होती है कि मैं आप सबकी मुफ्त में रखी हुई नौकरानी नहीं हूँ। और अब से आप सबको अपने हिस्से के काम करने ही होंगे, वो भी बिना आलस किए। और अगर आप लोगों ने वो नहीं किए तो मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखिएगा कि वो सारे काम मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी है। और मैं यहाँ इस घर में 24 घंटे काम करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर एक शादीशुदा जिंदगी जीने आई हूँ। अरे पर तुम तो चुप ही रहो आकाश। अरे तुम तो दिन भर ऑफिस में रहते हो, इसीलिए तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि माची दिन भर कितना आलस करती रहती है। अरे सौ बार तो ये उबासियां देती हैं। और जिस घर में इतने आलसी लोग रहते हो, वहां पर भला लक्ष्मी माता कैसी वास कर सकती हैं? नया साल आने वाला है, इसलिए आप भी अपने विचार में बदलाव लाइए। पता नहीं है आलस करके आप लोगों को क्या मिलता है। जरा अपने काम खुद कीजिए, वरना उसका अंजाम क्या होगा उसका ट्रेलर तो आपको आज दिख ही गया है। इसीलिए आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना जैसी आज माची ने की है। खुद का काम खुद ही करना। आज तक तो मैंने बहुत सह लिया, लेकिन अब बस, अब बहुत हो गया। अमृता का ये रूप देखकर घर के सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग अपना काम खुद ही करने लगते हैं। मैं जानता हूँ अमृता कि कल तुमने जो ऐलान किया था वो मेरे सिवाय सबको लागू होता है ना? अरे पागल वागल हो गए हो क्या? तुम पर तो वो 100 गुना ज्यादा लागू होता है। बाकी सबकी गलतियां तो एक वक्त पर मैं अनदेखा भी कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी गलतियों को अनदेखा मैं कर ही नहीं पाऊंगी। उल्टा मैं तो तुम्हारी ओर पूरी तरह से बैंड बजाऊंगी। क्या? हाँ, अब जाओ। आज से मैं तुम्हारे ऑफिस की तैयारी नहीं करने वाली। गीजर ऑन करने से लेकर अपनी टाई बांधने तक हर एक काम तुम खुद ही करोगे। और हाँ, मैं सिर्फ तुम्हें एक बार ही उठाया करूंगी, 50 बार नहीं। और अब तुम्हें एक आवाज में उठकर ऑफिस जाना है या फिर आलस में पड़े रहकर रोजाना ऑफिस मिस करना है। अब ये फैसला तुम्हारा है। क्या? दत्त तेरी की, पता नहीं इसके अंदर किसकी आत्मा घुस गई है जो ये एकदम इतने भयंकर अंदाज से बदल गई है। फिर एक रोज, बाप रे, अरे चेताली, अमृता बाहर गई है, थोड़ी देर में आती ही होगी। और तुमने संतरे खाकर उसके छिलके यही छोड़ दिए हैं। जल्दी से इसे साफ करो। और हाँ, छत पे रजाइयाँ सुखानी थी, वो काम भी कहा था उसने, लेकिन अब तक तो तुमने वो भी नहीं किया है। हे भगवान, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। अरे कोई बात नहीं, फटाफट कर लो, वरना अगर वो आ गई तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी जाकर करती हूँ मैं। फिर चैताली सारा कचरा डस्टबिन में फेंक कर छत पर जाती है और वो वहां पर रजाइयाँ सुखा देती है। फिर रात में जब वो दोनों सो रहे होते हैं, तभी, हे भगवान, आज का दिन तो एकदम थकान से भरा था, लेकिन अपने शरीर को हिलाकर रात में काफी अच्छी नींद आती है। पहले हम लोग तो एक ही जगह पर पड़े रहते थे, कितना आलस किया करते थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। हाँ चैताली, बिल्कुल सही कहा तुमने। अपना काम अगर कोई और कर दे तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलो, कि हमारा काम किसी और ने कर दिया। हमारी मेहनत और समय दोनों बच जाते हैं। लेकिन वही अगर हमारा काम हम खुद पूरा करें और किसी को हमारे कारण कोई तकलीफ ना हो, बल्कि खुशी हो, तो उसका सुकून कुछ अलग ही मिलता है ना? हाँ इंद्रेश जी, जब हम आलस करते थे तब दिमाग में काफी नकारात्मक चीजें चलती रहती थी, लेकिन अब सारा काम अच्छे से करने के बाद मेरा दिमाग काफी शांत हो चुका है और वो तो एकदम अच्छे विचारों से भरा पड़ा है। और कल से मैं भी आपके साथ वॉक पर आया करूंगी। क्या? भला ये चमत्कार कैसे हुआ? ना बाबा ना, तुम मेरे साथ बिल्कुल मत आना। क्यों? किसी मनहूस बुड्ढे को पसंद कर लिया क्या आपने वहां पर,
जो आप मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते? अरे पगली, ये सब कुछ भी नहीं है। उल्टा मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा जब तुम मेरे साथ वॉक करने चला करोगी। सुबह सुबह ही इतना वर्कआउट करने के बाद बहुत आनंद मिलता है और पूरे दिन जरा भी आलस नहीं रहता, बल्कि मेरा दिन तो पूरा फुर्ती से भर जाता है। जब तुम कल से वॉक करोगी तब तुम्हें भी ये बात पता चलेगी। देखना तुम। क्या बात है! अब तो मुझे बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। और इंद्रित जी, हम दोनों इस नए साल में ये संकल्प लेते हैं कि हम आलस करना पूरी तरह से छोड़ देंगे और कोई ना कोई एक्टिविटी करके अपना समय अच्छे से बिताएंगे। आराम भी करना चाहिए, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कि वो आपके ऊपर गलत प्रभाव डाले। हाँ चैताली, बिल्कुल सही कहा तुमने। कमरे के बाहर खड़ी अमृता और आकाश उन दोनों की सारी बातें सुन रही होती हैं। माँ और पापा की ये सारी बातें सुनकर अब तो मुझे भी ये बात समझ आ गई है और इसलिए अब मैं भी आलस छोड़कर फुर्ती दिखाऊंगा। एंड आई एम सॉरी अमृता, लेकिन अब से मैं भी न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाऊंगा और बिल्कुल भी आलस नहीं करूंगा। एंड थैंक यू सो मच जो तुमने हम सबको इतना सुधार दिया। इस तरह अंत में अमृता के कारण सभी घर वाले आलस करना छोड़कर लाइन पर आ जाते हैं और साथ में वो लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत करते हैं।